हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिसोड नंबर 14। तो ये वाराणसी का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आगे क्या किया। मैं रेडी हो गई थी और मैं निकल गई इवनिंग क्रूज के लिए। कल शाम को मैंने बोटिंग भी की थी जिसे मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इसीलिए डिसाइड किया कि मैं क्रूज़ लेती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ। किसी ने मुझे इसके बारे में बताया और मैंने इसकी बुकिंग कर दी। आप भी वाराणसी आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस क्रूज़ का टूर ज़रूर लें। काफ़ी अच्छा है और वर्थ है। अलकनंदा क्रूज़ बुकिंग साइट से आप इसे बुक कर सकते हैं। मोस्टली ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग होती है। इनके अंडर 4 क्रूज़ चलते हैं जिसका नाम है अलकनंदा, भागीरथी, विवेकानंद एंड मनकेशव। मैंने मनकेशव की बुकिंग की क्योंकि मुझे लास्ट में वही अवेलेबल मिली। तो आप सुबह का टूर भी ले सकते हैं और शाम का भी ले सकते हैं। सुबह का 8 से 9 बजे तक होता है और शाम का मोस्टली 6 बजे से ऑनवर्ड्स होता है, जो कि आपको पूरे घाट घुमाता है, 84 घाट घुमाता है और साथ में आपको गंगा आरती के लिए भी रुकता है। जैसे ही धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, हमारा क्रूज भी निकल पड़ा हमें घाटों के दर्शन कराने के लिए। ये क्रूज रविदास घाट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट अराउंड 5:45 में होता है, पर फिर भी आपको सेफ्टी के लिए 5:15 तक वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। नमो घाट तक होकर आता है और फिर वापस से वहाँ से टर्न लेके आपको रविदास घाट पे ही छोड़ देता है। इन बिटवीन आप 80 घाट और दशाश्वमेध घाट की आरती भी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी देर क्रूज वहाँ पर रुककर आपको आरती के दर्शन करवाता है। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो गंगा नदी में बोटिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको डर नहीं लगता तो आप बोटिंग कीजिए और अगर आपको मेरी तरह थोड़ा डर लगता है तो आप क्रूज़ ले लीजिए। हाँ, ये क्रूज़ अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। आप यहाँ पर नॉर्मल बोट में भी बोटिंग कर सकते हैं जो 100 रुपीज़ पर पर्सन लेती है। उसके अलावा आप पूरी बोट को भी बुक करा सकते हैं अपने लिए, जो कि 1000, 2000, 3000 डिपेंड करता है आपका कितना दूर आपको जाना है और बोट की कंडीशन कैसी है उस पर। अपार्ट फ्रॉम क्रूज़ एंड बोटिंग आपके लिए मस्ट है वहाँ की गंगा आरती देखना। आप गंगा आरती मेरी तरह डायरेक्टली क्रूज़ से भी देख सकते हैं या फिर आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँचे ताकि अपनी जगह बुक कर सके। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। मुझे रश में नहीं जाना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रूज़ से ही आरती देख लूँगी। तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। वाराणसी में मेरे लिए ये एक्सपीरियंस एकदम ब्रेथ टेकिंग था। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ यू कैन से। सनसेट हो रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था आसमान, गंगा बह रही थी, सामने आरती चल रही थी और बीच में लहराती हुई क्रूज़ में मैं जा रही थी, ठंडी ठंडी हवा। ये एक्सपीरियंस आपको लेने के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। वाराणसी की 2 नदियाँ जिनका नाम वरुणा और अस्सी है, उन दोनों के मिलन से वाराणसी का नाम रखा गया। ये दोनों नदियाँ गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। 84 घाटों में पहला घाट राजघाट कहलाता है और आखिरी घाट अस्सी घाट कहलाता है। वैसे तो यहाँ पर सभी घाट की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दशाश्वमेध घाट जहाँ की इवनिंग आरती बहुत फेमस है, अस्सी घाट जहाँ पर मॉर्निंग गंगा आरती फेमस है और मणिकर्णिका घाट जहाँ पर लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर घाट है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के घाट के बगल में ही मणिकर्णिका घाट है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर चिता जल रही है। जब जब मैंने इस घाट को क्रॉस किया तब तब वहाँ पर किसी ना किसी की चिता जल रही थी। ये घाट कभी नहीं सोता, हमेशा यहाँ पर आग जलती रहती है। फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था जब मैं मणिकर्णिका घाट को एकदम करीब से जाकर देखने गई थी, लेकिन अब मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है और वैसे भी काशी में डेथ को सेलिब्रेशन की तरह माना जाता है। मैं 4 दिन काशी रही और राम नाम सत्य है मैंने कई बार सुना, कई सारी शव यात्राओं को जाते हुए देखा, लेकिन अब मुझे अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि हम उनको बहुत ही इज्जत के साथ रास्ता देते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। यही तो सत्य है जीवन का।
एक दिन मैंने एक पतली गली से टर्न लिया और सामने टर्न लेते ही एक बड़ा सा काला बैल खड़ा था और उसके पीछे से एक शव यात्रा निकल रही थी। 2 सेकंड के लिए तो मैं एकदम शॉक थी। ऐसे लगा मानो यमराज खुद उस आत्मा को लेने के लिए इस धरती पर आए हैं। शाम की गंगा आरती देखने के लिए लोग अभी से जमा हो चुके थे। छोटी बड़ी सारी बोट्स एकदम फुल थी वहाँ की आरती देखने के लिए। लोग बोट्स में चढ़कर इसलिए आरती देखते हैं ताकि उन्हें आरती सामने से दिख जाए। अगर वो घाट में जाकर आरती देखेंगे तो कई बार आपको आरती पीछे से देखने को मिलती है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए लोग अक्सर बोट में जाकर आरती देखते हैं। इतने सारे लोग एक साथ एक छोटे से एरिया में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। इससे पता चलता है हमारे हिंदू धर्म की इम्पोर्टेंस के बारे में। ऐसे ही नहीं, हम सबसे पुराने धर्म को बिलोंग करते हैं। ये हमारी पावर है। और अभी तो आरती शुरू भी नहीं हुई थी। जब हम वापस से टर्न लेकर आएंगे तब पता चलेगा कि असली भीड़ कितनी थी। और अब हम पहुंच गए थे नमो घाट में। ये सबसे नया घाट है जिसे कि सबसे न्यूली रेनोवेट किया गया है। बाकी घाटों के कंपैरिजन में ये घाट काफ़ी मॉडर्न लगता है और यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर चिल कर सकते हैं। और बच्चों को भी ये घाट काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि वहाँ पे उनके खेलने के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। ये सारे घाट लगभग 6.4 किलोमीटर्स एरिया कवर करते हैं जहाँ पर गंगा बहती है। ये तो हमें पता ही है कि हमारे एंशिएंट इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। टाइम एंड अगेन हमको उस चीज़ के प्रूफ्स मिलते जाते हैं। 84 घाट के पीछे की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। यहाँ का हर एक घाट 1 लाख स्पीशीज़ को सिंबलाइज करता है। तो टोटल हो गए 84 लाख और टोटल हो गई 84 लाख योनियाँ। और इसी के अलावा हम अगर 12 राशियों को 7 चक्रास यानी कि 7 एटमॉस्फेरिक लेयर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें नंबर मिलता है 84। सोच समझकर 84 घाट्स बनाए गए थे उस समय। और ये है वहाँ का डबल डेकर मालविया ब्रिज, जिसके लोअर ट्रैक में ट्रेन चलती है और अपर ट्रैक में व्हीकल्स चलते हैं। काशी को ऐसे ही वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज नहीं कहा जाता। काशी कई बार बिखरा और कई बार वापस से बना। ऐसा माना जाता है कि अगर काशी की खुदाई की जाए तो इसके अंदर 5 अलग अलग टाइम पीरियड में 5 सिविलाइजेशंस के प्रूफ मिल सकते हैं। वेद, पुराण, महाभारत सब में काशी का नाम दर्ज है, तो हम इससे पता लगा ही सकते हैं कि ये शहर कितना पुराना है। यहाँ पर 72,000 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3,000 ही बचे हैं। गंगा घाट के किनारे इन जगमगाते हुए दियों को देखकर अब हमें पता चल गया था कि गंगा आरती का टाइम हो चुका है, तो हमारा क्रूज वहां पर आकर रुक गया। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सारी की सारी बोट्स वहां पर आकर जैसे मानो ठहर गई हो, क्योंकि वो सब गंगा आरती का लुत्फ उठाना चाहती थी। दशाश्वमेध घाट की शाम की आरती को देखने के लिए सब के सब इकट्ठा हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा वाराणसी वहां पर आ चुका था। मैंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। इतने सारे लोग, इतनी सारी बोट्स, सब जैसे मानो ठहर गई थी उस पल में। यहाँ पर आके ऐसे लग रहा था जैसे टाइम रुक गया है, सब कुछ रुक गया है और सबके सब इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे थे, इतना एलिवेटेड फील कर रहे थे और सब इतना खुश थे कि एक मैजिक की तरह ये सारा मोमेंट लग रहा था मुझे। आई थिंक वाराणसी एक शहर नहीं है, ये खुद में एक एक्सपीरियंस है जिसे जानने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं ना, काशी कोई यूं ही नहीं आता, काशी खुद हमें अपने पास बुलाता है। आई नो हम सब बहुत मॉडर्न हो चुके हैं और हम लोगों को लगता है कि अपनी वेकेशंस में हमको किसी मॉडर्न जगह जाना चाहिए, लेकिन जब तक हम अपनी रूट्स को नहीं जानेंगे ना, मुझे नहीं लगता हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और अपनी रूट्स को समझने के लिए हमें ऐसे शहरों की तरफ मुड़ना पड़ेगा जो इतने पुराने हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं
बल्कि म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर के लिए भी ये शहर बहुत फेमस रहा है। तुलसीदास, प्रेमचंद्र, रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सभी इस शहर में रहे हैं। चाहे गौतम बुद्धा हो या अशोक सम्राट, सिख गुरु नानक या फिर अकबर, सब इस शहर में आए। कुछ तो बात जरूर है इस काशी में, इसीलिए इतने महान महान लोग आए यहाँ। इस शहर में एक अलग ही नशा है जिसे आप महसूस करते हैं वहाँ जाकर और वहाँ से वापस आने के बाद भी। और इस तरह से मेरा ये बोट ट्रिप ओवर हुआ। अब मैं थक चुकी थी और मैं पहुँच गई फेमस लक्ष्मी चाय वाले के पास। मलाई और साथ में आ रही है चाय, लक्ष्मी बहुत फेमस है यहाँ का। 12-1 बजे तक आते हैं, 12 बजे नहीं 12 बजे तक खुला रहता है। कल हम 12 बजे आए थे और आज हम थोड़ा सा पहले आ गए। यहाँ का मलाई टोस्ट ज़रूर खाना आप। अब बनारस आए और पान नहीं खाया ऐसे तो चलेगा नहीं। पान वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके पान ट्राई करना तो बनता था। फिर क्या था, मैंने बोला एक मेरे लिए मीठा पान तैयार कर दो। यहाँ पे पान की दुकान आपको हर गली में मिल जाती है। पान, चाय, कचौरी और लस्सी वो यहाँ की बेस्ट होती है। और अगर आपको कुछ मसालेदार खाना है तो आ जाइए काशी चाट भंडार में। इसके बाद मैं पहुंच गई थी रूम, क्योंकि मुझे जाना था वापस से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। फ्रेश हुई, रिक्शा पकड़ा और निकल पड़ी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। और आज तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था रिक्शा में, बल्कि मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी इस राइड को। ओके, मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के कॉरिडोर तक रिक्शा या फिर टेम्पो वगैरह कुछ नहीं चलता है, तो आपको ये उसके नियरेस्ट चौराहे पे छोड़ देते हैं। वहाँ से आपको पैदल ही चलना पड़ता है। मेरा अन्नपूर्णा टेम्पल छूट गया था कल, इसलिए मैं आज सबसे पहले वहाँ गई। और मुझे आशीष इतनी पतली गलियों से लेके गए कि लिटरली मैं थोड़ा सा सफोकेटेड फील कर रही थी, पर मैंने भगवान का नाम लिया और आगे चलती बढ़ी। अन्नपूर्णा टेम्पल में जाने के बाद, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के बाद और वहाँ से चावल लेने के बाद मैं चल पड़ी काशी विश्वनाथ की तरफ। वंस अगेन आप मुझे मिल गए आज फिर से, और आज भी दर्शन कराने वाले हैं और आज भी बहुत सारी जगह घुमाने वाले हैं। ऑलरेडी जो कल छूट गए थे हमारे जगह, वो आज हमने घूमी है। अन्नपूर्णा टेम्पल हम लोग गए और अभी हम फिर से, कल रात को बहुत ही अच्छी आरती दिखाई, आज फिर से दिखाने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए 4 गेट हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं, जिस भी तरफ से आप आ रहे हैं। मैंने गेट नंबर 4 से एंट्री ली थी, क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ पे कम भीड़ होती है। वैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल में हमेशा रश रहता है, हमेशा वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। मैं 4 दिन काशी रही, उसमें से 3 दिन मैं टेम्पल गई हूँ और मैंने रात की शयन आरती, जो कि 10 बजे से शुरू होती है, वो रोज़ अटेंड की है। मैं सतुआ बाबा आश्रम, वाजपेयी जी और आशीष का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एकदम ही आराम से दर्शन हो गए थे। मैं हर रोज़ 1-1 घंटे के लिए मंदिर के एकदम बाहर शिवलिंग के पास खड़ी रहती और पूरी आरती अटेंड करती और पूरी आरती में पार्टिसिपेट करती थी। मेरा एक्सपीरियंस अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था ज्योतिर्लिंगा में। कहते हैं ना कि आप सच्चे मन से कुछ मांगो तो ज़रूर मिलता है। मैंने सच्चे मन से मांगा था कि मेरे दर्शन अच्छे से हो जाए। मेरे दर्शन अच्छे से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से हुए हैं। ये मेरा 5th ज्योतिर्लिंग था। 1 साल में मेरे 5 हो चुके हैं। आई होप जल्दी जल्दी मैं और भी जगह जाऊँ और इतने ही अच्छे से मुझे दर्शन हो। सो आप लोग भी बस भोले बाबा पर ट्रस्ट कीजिए और अपनी यात्रा पर निकल जाइए। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपने फ़ोन को या तो रूम में छोड़ कर आए, या फिर आप मंदिर के बाहर जो दुकानें या लॉकर हैं उसमें अपना फ़ोन रख सकते हैं। वैसे सेफ़ होगा कि अगर आप कॉरिडोर के अंदर वाले लॉकर में अपना सामान रख दें। अब देखना ये है कि शिव बाबा मुझे कौन से ज्योतिर्लिंगा के दर्शन के लिए बुलाते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप गाइज आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। मैंने बहुत सारी मेहनत करके, रिसर्च करके इस एपिसोड को बनाया है।
तो अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी जिसमें मैं आपको सारनाथ लेके चलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।